तो हमारी नौकरी का क्या होगा? फिर हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए कहां जाएंगे? आज भी गांव में एक गरीब का बच्चा जब मैट्रिक और इंटर पास करता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एमबीबीएस की तैयारी करके डॉक्टर बन सके, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह इंजीनियरिंग कर सके, एमबीए कर सके, उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वह बेचारा $1-2 लाख रुपया खर्चा करके बीएड और डीएलएड कर सके। तब हमारे ऐसे निर्धन परिवार के बच्चों के लिए, निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए अगर जिंदगी को आगे बढ़ाने का, विकास का, परिवार के विकास का कोई रास्ता दिखता है तो रास्ता रेलवे के अंदर नौकरी का रास्ता है। आप लोग जानते हैं गरीब से गरीब आदमी भी मैट्रिक इंटर पास करके 2-4 कट्ठा खेती भी कर ले और शाम को 2-4 घंटा पढ़ाई करे तो वह रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी हासिल कर सकता है और उससे उसका विकास हो सकता है। लेकिन अगर रेलवे ही टोटल बेच दी जाएगी, सब प्राइवेट कंपनियों का हो जाएगा, तो रेलवे में नौकरी करने का क्या मतलब रह जाएगा? फिर तो रेल की नौकरी भी तमाम प्राइवेट कंपनियों की नौकरी की तरह हो जाएगी। जहां हमारे बच्चे जाते हैं सूरत में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, लुधियाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और वेतन मिलता है 10,000 12,000 रुपया। बदहाल जिंदगी, और वहां प्राइवेट कंपनियों में हमारी जिंदगी भी सुरक्षित नहीं होती। इसलिए हमारे तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी का विकास हमने देखा है, जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ नहीं है, अगर उनके घर में एक सरकारी नौकरी लगता है तब उनका विकास होता है। बिना सरकारी नौकरी का गरीबों का विकास बिहार जैसे राज्य में तो कहीं संभव नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में कोई उद्योग धंधा भी तो नहीं है और कोई बिजनेस व्यवसाय करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये लगातार रेलवे को, बैंकों को, जीवन बीमा निगम को, सरकारी संस्थानों को, भारत पेट्रोलियम को, जो भी सरकारी था सबको प्राइवेट कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने मजबूती के साथ रोजगार के सवाल को उठाया था और हम लोग महागठबंधन की ओर से हमने कहा था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन किसी कारण बस हमारी सरकार नहीं बनी, आप लोग भी जानते हैं। एनडीए की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए जनता से कहा था कि वो लोग 21 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 19 लाख, माफ कीजिए, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन वो अपना वादा निभाना नहीं चाहते। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों जब पहला सत्र शुरू हुआ तो हम लोगों ने नीतीश कुमार के सामने ये सवाल उठाया कि आपने जो 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है उसको पूरा कीजिए, आपको उस वादे को पूरा करना होगा। लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया और पहली कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने क्या कहा, इनके कैबिनेट का फैसला आया कि हम नौकरी नहीं देंगे, हम 20 लाख नौजवानों को, 19 लाख नौजवानों को जो वादा किए हैं उनको हम लोन देंगे। हमने कहा कि अजीब हाल है नीतीश जी, आपने लोन देने का वादा नहीं किया था, किसको भरम में डाल रहे हो? और हम लोन देने थोड़े जा रहे हैं, और गरीब आदमी लोन ले लेगा तो चुकाएगा कहां से? और वैसे भी गरीब आदमी को लोन देता भी कौन है? खैर, लोन लेना ही नहीं है तो लोन पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता।
लेकिन हमने लोन की बात नहीं की थी और आपने भी लोन देने की बात नहीं की थी। बात हुई थी नौकरी देने की। तो नीतीश जी ये बताओ कि आप बिहार के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी कब दे रहे हैं? हमने उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक बार फिर दोस्तों, बजट सत्र शुरू होने वाला है और पूरे बिहार के लिए नियम और कानून बनेंगे, बातें होंगी नौकरियों के बारे में। हम जानते हैं कि नौकरी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये यात्रा शिक्षा और रोजगार की यात्रा है। हम शिक्षा के सवाल पर भी, स्वास्थ्य के सवाल और रोजगार के सवाल पर भी लड़ रहे हैं। तो इस बार जब बजट सत्र होगा तो इस बार भी मजबूती के साथ उनके वादे को याद दिलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग जनता के साथ हमारी ये वादा है कि हम लोग विधानसभा में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सवाल सड़क के सवाल हैं, जो गांव के सवाल हैं, जो जनता के सवाल है, उन सवालों को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाया जाए। इसलिए हम लोग विधानसभा में गए हुए हैं। और ये रोजगार का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार बजट के दौर में, बजट के सत्र में इसको हम लोग मजबूती के साथ उठाएंगे। आपके बीच में आपसे कहने के लिए आए, आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं कि 1 मार्च की तिथि हमने तय किया है। 1 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव होगा। बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग और विधानसभा के बाहर आप लोग, मतलब बिहार के लाखों नौजवान सरकार को उन्हीं के किए हुए वादे को याद दिलाएंगे और कहेंगे, नारों के साथ, अपनी तख्तियों के साथ होंगे और कहेंगे कि आपने जो वादा किया है 19 लाख नौकरी का, नीतीश कुमार जी उसको देना होगा। आपने जो वादा किया उसको निभाना होगा। अगर नहीं निभाएंगे तो बिहार के ये नौजवान आसानी से आपके शासन बिहार के अंदर नहीं चलने देगा। इसकी गारंटी 1 मार्च को हम लोग करेंगे। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादा बात करने का वक्त भी हमें इजाजत नहीं देता। हमें आगे भी जाना है, लेकिन इतना ही समझ लीजिए, यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। आपके बोलने के अधिकार, आपके आंदोलन के अधिकार, आपके तमाम अधिकारों को खत्म करने की कोशिश चल रही है। कल ही मोदी जी, नीतीश जी ने कहा कि जनता को धरना, प्रदर्शन और जुलूस करने का अधिकार नहीं है, और उधर मोदी जी आंदोलन करने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल मोदी जी आंदोलन करने वाले लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, इस देश की इतिहास को, इस देश की विरासत को गाली दे रहे हैं। इस देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जो आंदोलनकारियों को गलत कह रहा है, जबकि हमारा मुल्क आंदोलन के बदौलत बना है। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी ने, शहीद आजम भगत सिंह ने अगर आंदोलन नहीं किया होता तो आज हम और आप आजाद भारत में, मुल्क में सांस नहीं ले रहे होते। चंपारण सत्याग्रह से लेकर कई बड़े बड़े आंदोलन इस मुल्क में हुए हैं। उन्हीं आंदोलनों के बदौलत आज हमारा मुल्क आजाद हुआ, और आज देश में बैठा हुआ गुरूर के नशे में चूर ये प्रधानमंत्री हमारे पुरखों के आंदोलनों को गलत ठहरा रहा है। हम लोग यहाँ से उस प्रधानमंत्री के गलत बयानी के लिए हम कहते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए इस देश के, अपने इतिहास से, आंदोलनकारियों से। इसलिए हमारे आंदोलन के अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है। अगर आंदोलन के अधिकार खत्म हो जाएंगे तो मुल्क मर जाएगा। इस मुल्क को मारकर कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को गिरवी रख देने की तैयारी हो रही है, जहां आपके तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अधिकारों को बचाने की लड़ाई चलती रहेगी। 1 मार्च को आप लोग